एमए उत्तरार्ध के अंतर्गत आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ उस समय हुआ जबकि रीति कविता कानन उजड़ चुका था और रीति काल के कवि का कोकिल कंठ नीरस कुछ कुछ सूना और अवरुद्ध सा हो गया था। यह सब कुछ बदलते हुए युग का परिणाम था। सन 1850 से आधुनिक युग का आरंभ होता है, जबकि अंग्रेजी शासन पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। इस नवीन विदेशी शासन के संपर्क से भारत में एक नवीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक चेतना का स्वच्छ आविर्भाव होता है। पूर्व पश्चिम के सांस्कृतिक संपर्क से जो नई चेतना उद्बुद्ध हो रही थी और उससे जिस विचार स्वातंत्र्य का जन्म हो रहा था, उसके प्रभाव में हमारे साहित्य ने रूढ़ि के बंधनों को तोड़ विकास की एक नई दिशा में प्रवेश किया। परिणामतः हमारे साहित्य में विचार और भाव, शैली या शिल्प विधान और काव्य रूप में सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन आया। नव जागरण के युग में समाज की बदलती हुई मनोवृत्तियों के साथ आधुनिक जनवादी साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रत्येक युग में ये प्रवृत्तियां थोड़े बहुत अंतर से पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होती रही। मुख्य रूप से हम अलग अलग प्रवृत्तियों के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम चरण में बात करते हैं भारतेंदु युग, या इसे नव जागरण या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का साहित्य बहुत हद तक आधुनिक काल का संधि साहित्य है। इसमें साहित्य तथा नवीन साहित्य परंपराओं का संरक्षण हुआ है। हालांकि इस युग के साहित्य का उद्देश्य प्राचीन की रक्षा करते हुए भी आगे बढ़ना है। कविता के क्षेत्र में इस युग के कवि को जहाँ नवीन का मोह है, वहाँ उसमें प्राचीन का आग्रह भी है। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के प्रकृति चित्र, श्रृंगार तथा लीला वर्णन भी बड़ी अनुभूति और विदग्धता के लिए किए गए हैं। साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश भी उन्होंने पहली बार उस युग के साहित्य में किया। भारतेंदु युग का कवि जहाँ एक ओर प्राचीनता का प्रेमी है, वहाँ दूसरी ओर अर्वाचीनता का सूत्रधार भी है। वह प्राचीन काल समस्याओं के प्रति जागरूक था। उसके काव्य में राजभक्ति के साथ देशभक्ति है। उसने विक्टोरिया की जमकर प्रशस्तियां लिखी और अंग्रेज राज सुख साज कहकर अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। वहां अंग्रेजी शोषण के प्रति उसकी उग्र वाणी का स्वर भी फूटा। पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। आधुनिक युग का आलोचक भारतेंदु युग के कवि की राजभक्ति को देखकर कभी कभी उसकी राष्ट्रीयता के प्रति संचालु हो उठता है, किंतु उस समय के साहित्यकार का हम यही मूल्यांकन तब तक न कर सकेंगे जब तक कि तत्कालीन राजनीति का स्वरूप न समझ लें। वस्तुतः देशभक्ति और राजभक्ति उस समय की राजनीति का अभिन्न अंग थी। हाँ, एक आश्चर्य अवश्य है कि उस समय के साहित्यकार की वाणी सन 1857
कि विशाल जन क्रांति के संबंध में नितांत मूक है। अस्तु, भारतेंदु जी का जन्म 1857 की स्वतंत्र क्रांति के 7 वर्ष पूर्व और निधन कांग्रेस की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व हुआ। अतः भारतेंदु की प्रारंभिक कविताओं में स्पष्ट रूप से राजभक्ति के दर्शन होते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई त्यों-त्यों उनकी वाणी पर देशभक्ति का रंग गाढ़ा होता गया, क्योंकि अब वे अंग्रेजों के शोषण नीति की को भली भांति जान गए थे। भारतेंदु की जिस लेखनी ने अंग्रेजी शासन के प्रशंसा के गीत लिखे थे, वही बाद में विद्रोह की भयंकर चिंगारियों को उगलने लगी। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति कुछ ऐसी घुली मिली हुई है कि कभी-कभी आलोचक को उस युग के कवि की राष्ट्रभक्ति पर संदेह होने लगा। इस प्रकार का कोई निर्णय देने से पूर्व उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना अनिवार्य होगा। भारतेंदु और उसके युग का कवि सच्चा देशभक्त है, भले ही किसी कारणवश उसमें राजभक्ति के दर्शन होते हो। भारतेंदु की राष्ट्रीयता पर किसी प्रकार की संकुचितता का आरोप करना भी अन्याय संगत होगा। उन्होंने धर्म विद्वेष फैलाने वाले की निंदा की और अन्य धर्मावलंबियों के प्रति गहरा अनुराग प्रकट किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों की और सभी भाषाओं को सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त था। 1857 के अनंतर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक नेता भारतेंदु थे। यह देश का दुर्भाग्य था कि उनका देहांत 34 वर्ष की अल्प अवस्था में ही हो गया। यदि वे कुछ और वर्ष जीवित रहते तो कांग्रेस का आरंभिक स्वरूप कुछ और ही होता। उस समय के साहित्य में जनजीवन की स्पष्ट प्रतिबिंब है। भारतेंदु युग के लेखक ने निरंतर महामारी, अकाल, टैक्स, आर्थिक शोषण आदि राजनीतिक विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। इसके अतिरिक्त उस युग के काव्य में देश प्रेम, सामाजिक दुर्वस्था और कुप्रथाओं का खंडन, विधवाओं की दयनीय दशा, बाल विवाह विरोध, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता आदि सामाजिक विषयों का भी प्रचुर मात्रा में समावेश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन शब्दों में भारतेंदु के कवि जीवन का विश्लेषण किया है, वे प्रायः उस समय के समस्त कवियों के काव्य पर चरितार्थ होते हैं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर से बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्त माल गूंजते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों में अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान माला देते पाए थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु काल की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन और नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल छाया का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय, इसमें संदेह नहीं। भारतेंदु काल में कविता क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार। भारतेंदु या उसके जीवन काल में जिन लेखकों ने खड़ी बोली में तुकबंदियां रची, उन्हें कविता कहना ठीक नहीं जान पड़ता। इस काल में कुछ कवियों ने छंदों के क्षेत्र में भी आधुनिकता लाने का प्रयास किया। प्राचीन छंदों के स्थान पर लोक प्रचलित छंदों जैसे कजली, विरहा, रेखता, मलार, लावणी, ठुमरी, होली, खेमटा, कहरवा, चेत्ती, सांझी और गजल का प्रयोग किया।
भारतेंदु युगीन कविता के अध्ययन के अनंतर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, भारतेंदु और उनके समकालीन लेखक हिंदी और हिंदू जाति के उद्धार के लिए आंदोलन करने वाले देश प्रेमी पत्रकार और प्रचारक ही अधिक थे, काव्य और साहित्यकार कम। यह कहा जा सकता है कि वह युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, अतः उस साहित्य में परिपक्वता एवं अनुभूति गहनता की अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। किंतु उस युग में गालिब, दाग, हाली, अकबर, इलाहाबादी एवं रविंद्रनाथ की काव्य कला विकासोन्मुख हुई और फिर इस काल के लेखक ने जिस ब्रज भाषा को अपनी काव्यमयी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वह कई शताब्दियों से बड़ी सफलतापूर्वक काव्य में व्यवहृत होती आ रही थी।